हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 के टियर 1 के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में जो क्लोज टेस्ट पूछे गए थे उनके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को हम शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, अगर आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे अंग्रेजी एक वाइटल रोल प्ले करती है, तो ये कोर्स आपकी मदद कर सकता है। ग्रामर का कोर्स इसमें कंप्लीटली अवेलेबल है, ग्रामर का कोर्स कंप्लीटली अपलोडेड है। कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको वोकैबुलरी के वीडियोस भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कोर्स की कॉस्ट आपकी बहुत ही मिनिमम है 599 यानी कि 599 रुपीज में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलती है। इस कोर्स से आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट ग्रामर इसमें अवेलेबल है। अगर आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये वीओडी प्लस लाइव का मॉड्यूल है, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां पर अंग्रेजी एक वाइटल रोल प्ले करती है, तो उसमें आपको ये कोर्स मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोर्स को वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आरबी लर्निंग वेबसाइट का नाम है, यहां से भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जितने भी आपके पेपर्स होते हैं इनकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आरबी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आप आरबी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको पेड क्लासेस पे क्लिक करना पड़ेगा। उसमें आप नीचे जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जाम्स वाले कोर्स पे क्लिक करेंगे। वहां पे आपको इस तरीके की विंडो खुलेगी जिसमें रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में पीडीएफ और इंग्लिश दो सेक्शन दिखेंगे। आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जब जाओगे तो इसके नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा एसएससी सीजीएल 2022। जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको वीडियोस की पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से आपको सेक्शन दिखेंगे। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिसर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है आपकी एसएससी की तैयारी के लिए, जिसमें आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। कोर्स की फीस इसकी 1999 रुपीज है, आपकी मिनिमम प्राइस है। इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सब इसमें मिलता है। ठीक है, शुभम सर इसमें आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और जीके मैम राधिका मैम आपको जीके पढ़ाती हैं, और बाकी रीजनिंग भी आपको मिल जाता है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बातचीत को हम शुरू करेंगे। ये हमारा पहला क्लोज टेस्ट है जो कि एसएससी के 1 दिसंबर शिफ्ट 1 में आपके पूछा गया था। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करिए और फिर इसे हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड लेट्स स्टार्ट कि किस प्रकार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आइए हम इनको सीखते हैं। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस प्रकार हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सही करते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा तरीके से हम सही कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट आप सब लोग करते हो, बट दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। गलत क्यों हो जाते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग आज के इस वीडियो में ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये पहला पैराग्राफ आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसे हम फिर हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले वर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो पैसेज है ये डिजिटल इंडिया के बारे में है, तो इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही होगी। ठीक, पहला क्वेश्चन में कहता है कि देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है क्लोज टेस्ट का, कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो एक बार क्विक रीड कर लो। ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में हमारे पास पूरा समय नहीं होता है, तो हम एक बार ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय आपकी दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और आपकी रीडिंग एबिलिटी। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का मतलब हो जाता है कि आपको जो आप पढ़ते हो उसे आप कॉम्प्रिहेंड कितना कर पाते हो। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड, कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, कितना समझ पाते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हो और अगर आपको ये ब्लैंक्स के बावजूद अगर ये पैराग्राफ आपको समझ आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को पैराग्राफ को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ब्लैंक्स के बावजूद आपको ये पैराग्राफ आसानी से समझ नहीं आ रहा है
तो फिर ये समस्या होगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कठिनाई होगी, क्योंकि अभी तो इसमें वर्ड्स नहीं है। तो अगर आपको समझ आ गया कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर, तो आप आसानी से कर लोगे, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो फिर इन्हें अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक, पहला स्टेटमेंट लिखा है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉमिस of minimum government, maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly dashed into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. ठीक, great. Embedding technology into government dash will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid, make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large-scale dash of technology through Digital India positions India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth. तो देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ने से इसको हम समझने की कोशिश करें। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आ रहा है क्या कि यह पैराग्राफ किसी ना किसी न्यूज़पेपर से लिया गया है। ठीक है, आपको ये समझ में आता है कि ये जो पैराग्राफ है ये कहां से लिया गया है, किसी ना किसी न्यूज़पेपर के, ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से लिया गया है। एम आई राइट? अगर ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से लिया जा रहा है तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो पैराग्राफ है हमें न्यूज़पेपर से लिया जा रहा है। इससे हमें यह पता लग रहा है कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हैं, मेंस में आपके 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाएंगे एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, तो ऐसे में आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, न्यूज़पेपर रीड करने से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पैराग्राफ आपका पढ़ा हुआ होगा, आपको याद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। न्यूज़पेपर रीड करने से आप इस लैंग्वेज से वाकिफ हो जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं होता है कि इसमें क्या हमें अच्छे से फिल करना है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आप इस लैंग्वेज से वाकिफ हो, तो आपको ये क्वेश्चन को करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं, जो लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो लोग रीडिंग करते रहते हैं, जिन्हें बुक्स रीडिंग की हॉबी होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में वो लैग कर सकते हैं, बट इस पोर्शन में वो अच्छा करते हैं। तो इसलिए रीडिंग की हैबिट बनाइए, दिन में कम से कम 1 घंटा अखबार अवश्य पढ़िए। ठीक, चलो अब बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कैन बी द डैश बिहाइंड मेकिंग रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉमिस टू, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया जो है वो प्राइम यानी मुख्य हो सकता है क्या गवर्नमेंट को मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में पहुंचने में सबसे ज्यादा प्राइम क्या हो सकता है। माइट मतलब होता है पावर, माइट एंड मिन, माइट मतलब ताकत, इंपैक्ट मतलब किसी चीज का इंपैक्ट होना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इंपैक्ट, मैं इसका एक इंपैक्ट करना चाह रहा हूं, मैं इससे प्रभावित करना चाह रहा हूं। फोर्स मतलब बल और फैक्टर्स मतलब कारक। अब फैक्टर्स देखिए, प्राइम फैक्टर हो सकता था, लेकिन यहां पर आपको सिंगुलर की आवश्यकता है। यहां इसने फैक्टर्स कर दिया क्योंकि वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। एक ही कारक है, क्या कारक है? डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता ना, डिजिटल इंडिया प्राइम फैक्टर हो सकता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, डिजिटल इंडिया है। अगर यहां पर वो ये लिखता कि डिजिटल डिवाइसेस, तो फिर हम कह सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस कैन बी द प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस प्लूरल हो गया तो फैक्टर्स प्लूरल हो जाता। लेकिन डिजिटल इंडिया तो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर नाउन भी हमारी सिंगुलर आएगी। अगर सिंगुलर आएगी तो फैक्टर्स नहीं हो सकता है, जबकि ये हो सकता था, बट क्योंकि प्लूरल रख दिया इसलिए फैक्टर्स गलत हो जाता है। ठीक, इंपैक्ट हम क्रिएट करते हैं, इंपैक्ट आपकी एडजेक्टिव है, वो यहां पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इंपैक्ट भी आंसर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, माइट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? फोर्स। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी of the government's promise of minimum government maximum governance. डिजिटल इंडिया
प्राइम फोर्स हो सकता है, प्राइम ताकत हो सकता है सरकार के इस इनिशिएटिव का कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में पहुंचने में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अगला ब्लैंक देखो तो यहां लिखता है फर्मली। देखो फर्म क्या होता है, फर्म हो जाता है एडजेक्टिव, और फर्मली में एलवाई लग जाता है, तो अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो बनता है एडवर्ब। ठीक, और अगर यहां फर्मली आ रहा है तो यानी फर्मली मतलब क्या है, फर्मली अगर यहां पर आ रहा है तो फर्मली मतलब क्या है, ये है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बाद में कौन सा शब्द आएगा, एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा यहां पर, यानी कि जो अगला शब्द होगा वो हमें क्या देखना है, एडजेक्टिव देखना होगा। तो देखिए यहां पर, देखिए such a transformation requires technology to be firmly dashed into। अब मैं एडजेक्टिव कह रहा था बट ये एडवर्ब है, तो इसके बाद में वर्ब भी आ सकती है, क्योंकि यहां इनटू आ रहा है, इनटू मतलब यहां पर फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इनटू वर्ब प्रीपोजिशन लग रहा है, प्रीपोजिशन किसके साथ लगेगा, वर्ब के साथ में, तो यानी यहां पे वर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। हालांकि अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो यहां पर इंसर्टेड है, प्लांटेड है, एम्बेडेड है और स्टक है। ठीक है, स्टक वर्ब है। आप यहां पर देख रहे हो टू बी, टू बी के बाद में क्या आता है, टू बी के बाद में क्या आता है, टू बी के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टक यहां पर हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझिए जो मैं वर्ब थर्ड कह रहा हूं ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो आप चाहे एडजेक्टिव कह लो, चाहे उसे आप वर्ब से समझ लो, किसी भी प्रकार आप समझ लो, वो वर्ब आपको आसान भाषा में वर्ब समझ आता है, वर्ब कह लो। ठीक है, तो टू बी वहां पे वर्ब आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो, ऑप्शन देखिए, यहां लिखा है इंसर्टेड, यहां लिखा है स्टक, यहां लिखा है एम्बेडेड, यहां लिखा है प्लांटेड। ठीक है, और जब ये सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यहां पर इन्होंने कौन सा टर्म यूज किया है, एम्बेडिंग। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे यहां पर एम्बेडिंग यूज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हम क्या भर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 में हम एम्बेडेड भर देंगे, और एम्बेडेड के साथ इनटू भी आ सकता है। एम्बेडेड मतलब किसी चीज में एम्बेड करना, एक तरीके से अंदर खोसना, एक तरीके से। ठीक है, एम्बेडिंग कर दी जाती है। तो कह रहा है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं टेक्नोलॉजी को टू बी फर्मली एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में प्रॉपर तरीके से एम्बेड कर दी जाए, अंदर कर दिया जाए टेक्नोलॉजी को। समथिंग दैट डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, कुछ विच इज जिसे डिजिटल इंडिया जो है अपने सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव्स में रखता है। ठीक है, क्योंकि आगे वो एम्बेडिंग लिख रहा था टेक्नोलॉजी, तो हमने यहां पर एम्बेडेड आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, इंसर्टेड इनटू हम किसी लिक्विड वगैरह को इंसर्ट करते हैं, नहीं करते, प्लांटिंग नहीं होगा, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के लिए सही शब्द है। ठीक है, देखो क्लोज टेस्ट को करने में कोलोकियल वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलोकियल मतलब किसके साथ में क्या इस्तेमाल होता है, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए एम्बेडेड यूज होगा, कोई दवा होती तो उसे इंसर्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। अब यहां पर इसमें देखो इनटू भी लगाया, यहां भी इनटू लगा था, तो एम्बेडेड सही था। इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू 3 थिंग्स। अब टेक्नोलॉजी को अगर सरकार में एम्बेड कर दिया जाए तो वो 3 चीजें करेगा। अब गवर्नमेंट के किस में इंट्रोड्यूस करोगे आप, गवर्नमेंट में आप किस चीज में इंट्रोड्यूस करोगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, गवर्नमेंट हायरार्कीज में, या गवर्नमेंट डिटेल्स में। हायरार्की मतलब होता है कि जैसे हायरार्की मतलब होता है ऑफिस में जो हायरार्की होती है किसी भी चीज की, जैसे सबसे किसी भी चीज का हायरार्की, जैसे सबसे नीचे आपका, जब सबसे ऊपर आपका राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के नीचे आपका प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री के नीचे मिनिस्टर्स हो गए, फिर राज्य मंत्री हो गए, फिर एमपी हो गए, तो ये हायरार्की है इसकी क्रम, जिसकी इससे ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर क्या होता है उसे हायरार्की कहते हैं। ठीक, अब यहां पर कह रहा है कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट हायरार्कीज, गवर्नमेंट की हायरार्की में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हायरार्की में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट की डिटेल में भी नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ऑफिसेज में आप कह रहे हैं एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, अब लगा कर देख लेते हैं, embedding technology into government offices will do 3 things. क्या? Transform the government and make it more transparent and efficient. Transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid, and make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Report predicts that the large-scale dash of technology through Digital India positions India with dash.
तो अब देखो, सरकार के कार्यों में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए वो बेहतर है, या सरकार के ऑफिसों में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। यहां पर हम लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार के इस ऑफिस में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, नहीं। सरकार के किसी ऑफिस में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी तो वहां पर उसके गैजेट्स वगैरह आएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। सरकार के प्रोसेसेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा प्रोसेसेस। ऑफिसेस इज नॉट द राइट वर्ड, इट विल बी प्रोसेसेस। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेसेस विल डू थ्री थिंग्स। सरकार के प्रोसेस में अगर टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे तीन चीजें होंगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट प्रोसेसेस, गवर्नमेंट के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड कौन सा पिरामिड होता है? देखो, कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करेगा लाइफ ऑफ सिटीजंस स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड। अब पिरामिड होता है जैसे ना आपका कि पिरामिड में आप फूड चेन का पिरामिड होता है कि सबसे ऊपर कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, तो उस प्रकार की पिरामिड की बात हो रहा है। मिथिकल, क्लासिफाइड, प्रोवर्बियल या हाइपोथेटिकल। अब यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कैसा, आपका क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 4 में कह रहा है आपका कैसा पिरामिड होता है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेसेस विल डू थ्री थिंग्स। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट करेगा, मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजंस स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो अब कैसी टेक्नोलॉजी, कैसे पिरामिड की बात यहां हो रही है? मिथिकल पिरामिड, मिथिकल यहां माइथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, मिथिकल नहीं आएगा। क्लासिफाइड, एक क्लासिफाइड मतलब बिल्कुल ही एक सेट पिरामिड है, क्लासिफाइड पिरामिड की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन है हाइपोथेटिकल और प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल मतलब जिसे हम बोलने के सेंस में प्रोवर्बियल पिरामिड, यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि ये पिरामिड ऐसा है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, कि हाइपोथेसिस है किसी की, तो किसी की हाइपोथेसिस की यहां बात नहीं हो रही, इसलिए हाइपोथेटिकल पिरामिड नहीं होगा। इट विल बी प्रोवर्बियल पिरामिड। प्रोवर्बियल मतलब हो जाता है जैसे इडियोमेटिक सेंटेंस होता है या प्रोवर्ब होता है कि ऐसी कहावत है, तो प्रोवर्बियल पिरामिड है, जैसी कहावत है कि पिरामिड में जो सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो प्रोवर्बियल पिरामिड की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजंस स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल पिरामिड। प्रोवर्बियल पिरामिड प्रोवर्ब होती है, जैसे कि हिंदी में एक प्रोवर्ब है, कहा जिसे आप लोकोक्तियां कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, यानी कि जिसे कम ज्ञान होता है वो ज्यादा उछलता है, ठीक है। तो प्रोवर्बियल पिरामिड की बात हो रही है जिसे प्रोवर्ब के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोवर्बियल यानी कि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा एजम्पशन है कि ये व्यक्ति पिरामिड में सबसे नीचे है, उस तरीके की बात है। And make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale dash of technology through India. अब large scale क्या? Anticipation, anticipate करना। Anticipation मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेटर हैं, तो आप ये एंटीसिपेट करें, पूर्वानुमान लगा लें कि क्रिकेट बॉलर की बॉल स्लोअर आ रही है, फास्ट आ रही है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, कैसी आ रही है, ये एंटीसिपेट करना, पूर्वानुमान करना। शेयर मार्केट में एंटीसिपेट करना कि ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसे एंटीसिपेशन कहते हैं। इनहैंसमेंट मतलब हो जाता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। मॉनिटरिंग करना मतलब किसी चीज को मॉनिटरिंग करना यानी देखना, जैसे आप शेयर मार्केट में मॉनिटरिंग कर रहे हो, यानी देख रहे हो। मॉनिटरिंग करना जैसे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो उसकी, आप उसको देख रहे हो परमानेंट कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन क्या हो रहा है। अडाप्टेशन मतलब हो जाता है किसी चीज को अडाप्ट कर लेना, अपने आप को उस रूप में ढाल लेना। या जैसे कि शेक्सपियर का एक प्ले है हैचेट करके, जिसका एडेप्टेशन था आपका हैदर मूवी, ठीक है। मैं शायद नाम गलत ले रहा हूं, कोई तो हैदर मूवी जो थी वो शेक्सपियर के एक प्ले का एडेप्टेशन थी, यानी कि उसे इस फॉर्म में लाया गया था, ढाला गया था, तो उस सेंस में बात हो रही है। अब यहां पर क्या लगाना है हमें, इसको हम जरा अंदाजा लगाते हैं। कहता है 2014 की मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, वो प्रेडिक्ट करती है क्या कि लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पे अगर हम अपनाएंगे, तो अपनाने के लिए सही शब्द क्या है? ये तो हो गया पूर्वानुमान लगाना, वो तो नहीं आ जाएगा अपनाने के लिए। इनहेंसमेंट करना, बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात हो रही है, मैंने कहा ना, तो एनहेंसमेंट भी नहीं करेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग भी नहीं करेगा, अडाप्ट करेगा। टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को ढालेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा, तो डिजिटल इंडिया की जो पोजीशन है वो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में, ठीक है।
बात समझ में आई? अच्छे क्वेश्चंस इस बार सीजीएल ने पूछे हैं। अगर हम बात करें चारों सेक्शंस की, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की, तो इंग्लिश का सेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर आया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए। अगर आप हाल में हुए पेपर्स देखेंगे सीजीएल के, तो इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं था। सीजीएल 18 के जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आए हैं वो बहुत ही गंदे आए थे, बहुत ही ईजी आए थे। अभी जो आ रहे हैं वो थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी, पैराग्राफ भी अच्छा था। सारे ऑप्शंस आपके बढ़िया थे, मतलब बहुत इजी नहीं थे जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर लो। ठीक, चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये वाला आपका अगला पैराग्राफ है, ये भी आप नेक्स्ट शिफ्ट में आपके पूछा गया होगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे। कहता है द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। इसमें भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कह रहा है मॉडर्न डे स्टूडेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से कैसा है, एक्सट्रीमली डैश। मतलब मैं, देखिए अभी हमने ऑप्शंस नहीं देखे हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कहां कैसा शब्द आ जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बाद भरेंगे। ठीक, कहता है मॉडर्न डे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी है। अब आज की तारीख में जो आप लोग कैसे हो, टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा परिचित हो या अपरिचित हो? आप सभी लोग टेक्नोलॉजी में वेल वर्स्ड हो ना, टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा आप लोग वास्ता रखते हो। इवन आप ये क्लास भी टेक्नोलॉजिकली मीडियम से ही देख रहे हो ना, तो यानी कि आप लोग टेक्नोलॉजी में बढ़िया हो, यानी कि यहां पे एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि वो बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच। कह रहा है कि वो सोशल मीडिया की वजह से काफी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल जो है वो मे नॉट बी टॉप नॉच, राइटिंग स्किल बेहतर नहीं हो सकती हैं। दे डू राइट, वो लिखते हैं, कर्टसी डैश एफिनिटी टू अ वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, दे डू राइट कर्टसी डैश एफिनिटी, एफिनिटी मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, जुड़ाव होना। ठीक है, कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेट के वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं, इस तरीके से वो कहना चाह रहा है। क्या होगा वो वर्ड्स देख के पता लगेगा, ये कहना चाह रहा है। हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। अब वो क्या कह रहा है कि हाउएवर मतलब जैसे, हाउएवर कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट, however economic sector has not been doing very great recently। कह रहा है भारत में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भारत बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। however, अब मतलब ये कर रहा है, however मतलब अब मैं निगेटिव बोलने जा रहा हूं, तो however का तात्पर्य हो जाता है कि यदि पहले पॉजिटिव है तो उसके बाद में निगेटिव बात होगी, अगर पहले निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर उसने यहां तक तो पॉजिटिव बात कही है बच्चों के लिए, फिर वो however कह रहा है तो यहां निगेटिव बात हो जाएगी। क्या कि उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो अफेक्ट हुई है, कैसे, निगेटिवली अफेक्ट हुई होगी। ठीक, आगे कहता है दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। अब वो बहुत ही खराब पुअर डैश लिसनर्स हैं। ठीक है, चलो, इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया, व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग। हम कहां जा रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ जा रहे हैं जिसमें जिनकी लिसनिंग स्किल बहुत खराब है। अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, बहुत सारे पैसिव लिसनर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिसर्चर्स से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर एम्पैथी। अब रिसर्चर्स कहते हैं कि जो एम्पैथी मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझना, हमें अपने साथियों के साथ में एम्पैथी रखना चाहिए। देखिए 3-4 वर्ड होते हैं आपके, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 2-3 शब्द हैं आपके इंपॉर्टेंट है। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, एक होता है अपैथी, एक होता है एंटीपैथी। ठीक है, रूट वर्ड आपका होता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, देखो एम्पैथी का मतलब हो जाता है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से एम्पैथी रखोगे, यानी कि उसकी भावनाओं को समझोगे, किसी की भावनाओं को समझना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। हमें एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, सिंपैथी होता है सहानुभूति के सेंस में, यदि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे। एम्पैथी में जरूरी नहीं है किसी के साथ बुरा हो, आप उसकी भावनाओं को सामान्य तौर पे समझ सकते हैं। सिंपैथी होता है कि यार किसी की चोरी हो गई, किसी का कोई कोई खत्म हो गया, कोई मृत्यु हो गई, तो आप उसके साथ उसकी सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। आपके मित्र का ब्रेकअप हो गया तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, यद्यपि आप रखते नहीं है बट रखना चाहिए। ए मतलब होता है निगेटिव,
तो अपैथी मतलब हो गया कि आप उदासीन हैं, अपैथेटिक हैं, इनडिफरेंट हैं, ठीक है, थिक स्किन्ड हैं, मतलब हो जाता है उदासीन होना। आप जो है थिक स्किन्ड है मतलब उदासीन है, मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति हैं, इनडिफरेंट हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपैथी, ठीक है, ये खराब है। एंटी मतलब अगेंस्ट और पैथी मतलब फीलिंग्स, तो एंटीपैथी मतलब हो जाता है एनिमोसिटी, यानी वैमनस्यता, हॉस्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी, ठीक है। अब चलो, कह रहा है कि जो इंपैथी रखने के लिए सुनना जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अगर हम किसी की भावनाओं को सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीमली world will be in extreme poverty in terms of dash on the planet। कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी डैश, दैट विल बी गरीबी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डैश। तो किस में गरीब हो जाएगा, इंपैथी में गरीब हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। अब हमने इसे पढ़ दिया, अब हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आप में से कई लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, सर इतना समय तो एग्जाम में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देंगे सो दैट हम इस चीज में मास्टर कर लें। जब हम इसको मास्टर कर लेंगे तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर हम डायरेक्ट पढ़ते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जब तक हमें अच्छे से नहीं आता है प्रैक्टिस के समय, हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। कैसा, ड्रियरी, ड्रियरी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उदास, बहुत ही ज्यादा उदास किस्म का, बहुत ही मनहूस किस्म का, मनहूस नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं, हिंडर नहीं है आपका, बाधा नहीं है, तो टेक सेवी होता है, टर्म भी यूज होता है टेक सेवी होना, मतलब जिसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो सही टर्म टेक सेवी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कर्सी डैश एफिनिटी। अब यहां पर यहाँ दे इस्तेमाल हो रहा है, अगर दे यूज हो रहा है और यहां पर एफिनिटी, अगर किसी शब्द के एंड में आई टी वाई आता है तो उससे हमें यह पता लगता है ये शब्द क्या है, ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, यानी कि इसके पहले क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, और अगर एडजेक्टिव आएगा तो यहां पर क्या आएगा, डियर आएगा, THEIR आएगा, राइट। तो दे आर नहीं आएगा, डेयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा दियर। ये सिंपल है, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका ब्लैंक नंबर 3, तो यहां कहता है आपका हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि आपको निगेटिव वर्ड रखना है, ठीक है, तो कह रहा है कि एक स्किल जो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है, कौन सी, दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड। अफेक्टेड यानी कि यहां पर ये अगेन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये क्या है आपका, हैज बीन वर्ब है, यानी एडवर्ब आएगा इसके पहले, एडवर्ब रखना है। हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, जैसे हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है व्हेन आई विल बी टीचिंग यू आई विल टेक एन हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि सब कुछ कवर करते हुए चलूंगा, दैट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक अप्रोच। तो हॉलिस्टिकली नहीं होगा, डेली नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, क्योंकि थ्रू मतलब यू गो थ्रू इट, उस सेंस में नहीं आएगा, क्या आएगा, थॉरोली, काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस है हमें उसी में से जाना है। अब यहां पर अगर मान लो ऑप्शंस में वो एडवर्सली कहता तो वो भी सही था, क्योंकि लिसनिंग स्किल इफेक्ट हुई है, एडवर्सली हम यहां लिख सकते थे। नाउ दे आर एक्सट्रीमली डैश पुअर डैश लिसनर्स, तो कैसे लिसनर्स हैं, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत अच्छे से जो सुने, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, एक्टिव लिसनर्स हैं, ठीक है, या पैसिव लिसनर्स हैं, या डिमॉन्स्ट्रेटिव लिसनर्स हैं, क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका ब्लैंक नंबर 4 में कह रहा है आपका कि हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन थॉरोली अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल, यानी कि जो उनकी सुनने की स्किल है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई है, एंड दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। तो पुअर एक्टिव लिसनर्स यानी कि वो बहुत ही खराब तरीके से एक्टिव लिसनर्स हैं, सुनते हैं बट फिर भी वो ध्यान से नहीं सुनते, तो दे हैव बिकम पुअर एक्टिव लिसनर्स आएगा, पैसिव लिसनर नहीं होगा आपका, ठीक है, एक्टिव लिसनर्स आएगा यहां पर, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव लिसनर नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट, तो कैसे लोग प्लेनेट पे बढ़ जाएंगे, तो कह रहा है कि कमी हो जाएगी, यानी कि प्लेनेट पे बहुत से ऐसे लोगों की कमी हो जाएगी। कैसे लोगों की कमी हो जाएगी, ऊपर हम एक टर्म यूज किया था उसने एम्पैथी, और उसी से ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एम्पैथाइजर, कैरेक्टरस, सिंपैथाइजर और डोनर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पैथाइजर, यानी कि एम्पैथाइजर्स की कमी हो जाएगी काफी, तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। कोई समस्या।
ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो एक बार इसको भी फटाफट पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है इफ राइटर्स ओनली डेयर्ड टू डेयर, कह रहा है कि अगर राइटर जो हैं सिर्फ उन्होंने हिम्मत की होती, हिम्मत करने की, अ सुएटोनिस और अ टैसिटस ऑफ द नॉवेल कुड एग्जिस्ट, मतलब इस तरीके का एक नॉवेल एग्जिस्ट कर सकता था। फॉर द नॉवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड प्ले एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन दो, एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस दैट द वन द नॉवेल क्लोक्स इट्स मैनर्स। क्लोक मतलब होता है एक तरीके से गाउन पहनना, कवर करना एक तरीके से खुद को, ठीक है। क्लोक जैसे कि आपने फीफा फाइनल देखा हो तो उसमें मेसी को एक कपड़ा पहनाया गया था कतर में ब्लैक कलर का, तो उसे क्लोक कहा जाता है इस तरीके का, जो जादूगर वगैरह पहने रहते हैं। डैश, या हैरी पॉटर में याद हो आपको, हैरी पॉटर एक क्लोक ओढ़ लेता है, उससे वो गायब हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। डैश द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स। डिस्गाइज मतलब होता है अपने आप को किसी रूप में रूप बदलना, भेष बदलना, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ। जैसे रावण डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर, ठीक है, रावण ने भेष बदल लिया था। ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स व्हाइल द अदर हिस्ट्री डैश नेम्स एंड एड्रेसेस ओनली द नॉवेल मच डीपर देन द हिस्ट्री। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ स्टोरी जैसा नहीं है, इस वजह से इसके ज्यादा अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम ऑप्शंस ना देखें। तो लेट्स सी द ऑप्शंस डायरेक्ट। देखिए यहां पर कह रहा है आपका नॉवेल इज द डैश हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, ऑप्शनली, इसेंशियली, अननेसेसरीली, नीडलेसली। क्या होगा इसमें बताइए। कह रहा है इफ द राइटर्स ओनली डेयर्ड टू डेयर अ सुएटोनियस और अ टैसिटस ऑफ द नॉवेल कुड एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा नॉवेल एग्जिस्ट कर सकता था। फॉर द नॉवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले। तो फॉर द नॉवेल, अब नॉवेल को क्या होना चाहिए, ऑप्शनली डैश द नॉवेल इज द ऑप्शनली, फॉर द नॉवेल इज ऑप्शनली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, या अननेसेसरीली, नीडलेसली। देखो ये भी निगेटिव है वर्ड, ये भी निगेटिव वर्ड है, ऑप्शनली और इसेंशियली बचता है। वो यहां पर नॉवेल के सेंस में, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है कि नॉवेल को ऐसा होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए अननेसेसरीली या नीडलेसली नहीं आएगा, इसेंशियली विल बी द राइट वर्ड, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न्ड इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन दो, ठीक है, एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस। तो वहां पे एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस दैट द वन द नॉवेल क्लोक्स इट्स मैनर्स डैश द डिस्गाइज ऑफ, कह रहा है कि कोई भी ऐसा कोई अदर नॉवेल इससे बेहतर नहीं होगा, उस नॉवेल से बेहतर जो नॉवेल अपने मैनर्स को डिस्गाइज करता हो, किसमें, इन्वेंटेड कैरेक्टर्स में, while the others history dash names and addresses only the novel dash much deeper than history। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक नंबर 2, एंड देयर इज नो अदर सैंपल देन दिस, मैटर देन दिस, प्रैग्मेटिज्म देन दिस, या डिफरेंस देन दिस। तो मैटर, प्रैग्मेटिज्म होता है प्रैक्टिकल, तो यहां पर आ जाएगा देन आ रहा है तो इसलिए आ जाएगा डिफरेंस देन दिस, ठीक है, एंड देयर इज नो अदर डिफरेंस देन दिस, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं होता है इससे बड़ा। दैट द वन द नॉवेल क्लोक्स इट्स कैरेक्टर्स while the other its manners dash the disguise of invented। तो जो अपने मैनर्स को क्या करता है, जो अपने मैनर्स को, जो अपने मैनर्स को डिस्गाइज करता है, मैनर्स को डिस्गाइज करता है, मैनर्स, अब यहां पर भर के देखिए आप सारे, कहता है देन द वन द नॉवेल क्लोक्स इट्स मैनर्स बिसाइड द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, among the disguise of invented characters और around the disguise of invented characters। तो अपनी मैनर्स को इन्वेंटेड कैरेक्टर्स के अंदर छिपाता है, तो उनके अंदर छिपाता है, तो उसके लिए क्या आएगा, अंडर। देन द वन, ऐसे उस नॉवेल से बेहतर कोई नॉवेल नहीं है जो अपने मैनर्स को डिस्गाइज करता है इन्वेंटेड कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, while the other हिस्ट्री डैश नेम्स एंड एड्रेसेस, और हिस्ट्री और जो बाकी चीजें हैं, हिस्ट्री नेम्स, उनको नेम्स और एड्रेसेस के थ्रू दिखाता है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेट करना मतलब किसी के गला घोटना, कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, रिमूव नहीं कर रहा, हमने क्या कहा, दिखाने की बात हो रही है, निगेट नहीं कर रहा, प्रोवाइड करता है। तो जो बाकी चीजें हैं, हिस्ट्री है, उसे नाम और एड्रेसेस के थ्रू प्रोवाइड करता है। ओनली द नॉवेल डैश मच डीपर देन द हिस्ट्री, लिसन्स, बार्गेन्स, प्रोब्स और इम्बाइब्स। तो क्या आएगा आपका, लिसन, नॉवेल लिसन नहीं करेगा, ओनली द नॉवेल लिसन्स मच डीपर देन द हिस्ट्री, लिसन नहीं करता है, बार्गेनिंग नहीं करेगा वो, इम्बाइब करना मतलब होता है समाहित करना, और प्रोब मतलब होता है आपका एक तरीके से जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो ओनली द नॉवेल इम्बाइब्स मच डीपर देन द हिस्ट्री या प्रोब्स मच डीपर देन द हिस्ट्री। अब एक बार आप क्या करिए, यहाँ पे बाकी जो वर्ड्स हमने अभी फिल किए हैं उनको एक बार करके इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है इफ राइटर्स ओनली डेयर टू नॉवेल इज द डैश हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, तो यहां पर हमने पढ़ा था इज इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, यहां पर आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, यहां पर आ जाता है आपका अंडर, ठीक है, यहां आ जाता है प्रोवाइड्स। तो अब थोड़ा सा इसका सेंस समझते हैं। कह रहा है कि अगर लेखकों ने सिर्फ हिम्मत की होती, हिम्मत करने की, तो एक नॉवेल जो नाम इन्होंने दिए हैं ऐसा एग्जिस्ट कर सकता था। ठीक है, ऐसे एक नॉवेल जिसे जो हिस्ट्री ऑफ मैनर्स को, फॉर द नॉवेल इज इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, ऐसे जो मतलब किसी भी एक नॉवेल के लिए, स्पेशली वो बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनर्स वाले नॉवेल्स के लिए, स्टोरी और प्ले में बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उससे बेहतर कोई नॉवेल नहीं होता जो अपने कैरेक्टर्स को मैनर के अंदर डिस्गाइज कर देता है। ठीक है, मतलब अपने जो जो चीजें हैं उन्हें कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाता है, और नाम और एड्रेसेस को, हिस्ट्री को नाम और एड्रेसेस के थ्रू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसा ही नॉवेल जो है वो मच हिस्ट्री में मच डीपर क्या करता है, मच डीपर घुस जाता है, तो एक तरीके से प्रोब करता है, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ओनली द नॉवेल प्रोब्स मच डीपर देन द हिस्ट्री, तो इम्बाइब नहीं आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्रोब्स मच डीपर देन द हिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखिए ये अच्छे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो अच्छे लेवल के हैं, सारे ही क्वेश्चंस बढ़िया लेवल के हैं। अगर आपने रीडिंग की अच्छी आदत नहीं है तो आपको करने में दिक्कत होगी। हालांकि ये पैराग्राफ आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बट इसमें अच्छी चीज ये थी कि जो ऑप्शंस थे वो बड़े ही मतलब इसके पहले जो ऑप्शंस थे उनमें से 4 में से 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट ऐसे थे जो भरे जा सकते थे, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट, देखो यहाँ पर 3 जगह निगेटिव ऐसे वर्ड दे रहे हैं, स्ट्रैंगुलेट करने का कोई सेंस नहीं है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं वहां पे प्रोवाइड आना चाहिए, तो प्रोवाइड ही ऑप्शन में रखा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरिट रेसिंग। रोमन्स ने क्या बनाया हुआ था, एक डैश चैरिट रेसिंग यानी कि रथों की रेसिंग के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, हैज डेवलप्ड अ डैश, ठीक है, यानी कि सॉरी डेवलप्ड यानी कि उनके अंदर एक इंटरेस्ट था चैरिट रेसिंग को लेकर। The dash of the game are so excited that sometimes it may dash into chaos. कह रहा है कि ये जो गेम है बहुत इतने एक्साइटेड होते हैं, the dash of the game यानी कि, अब ऑप्शन देखिए, हमने ऑप्शन नहीं देखे, बट अगर सेकंड में क्या आएगा, players of the game are so excited that sometimes it may dash into chaos, कि यानी कि ये जो है chaos में तब्दील हो सकता है, confusion और riots में तब्दील हो सकता है। The dash in which racing took place यानी कि जगह की बात हो रहा है जहां पे ट्रेसिंग होती थी, उसे हम क्या कहते थे, सर्कस। ठीक है, द डैश वन वाज द सर्कस मैक्सिमम इन रोम, सबसे बड़े की शायद बात हो रही होगी, जो था वो सर्कस मैक्सिमस था इन रोम, दैट कुड होल्ड अप टू 3,85,000 स्पेक्टेटर्स व्हिच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट। तो अब इस पैराग्राफ में जैसे हमने चारों आप पहले ही गेस कर लिए, तो ऑप्शन आएगा, फटाफट करते चले जाएंगे। उन्होंने क्या डेवलप कर दिया था, स्पूनफुल, माउथफुल तो डेवलप नहीं करेंगे, टेस्ट, कहते हैं ना कि आपके अंदर टेस्ट है इस चीज को लेकर, तो आंसर आ जाएगा टेस्ट। सो द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर चैरिट रेसिंग विल बी द राइट आंसर। ब्लैंक नंबर 2, द डैश ऑफ द गेम। अब ऑप्शन देखते हैं, द सपोर्टर्स ऑफ द गेम, द कैंपेनर्स ऑफ द गेम, द रिफॉर्मर्स ऑफ द गेम या द चैंपियंस ऑफ द गेम। देखो गेम की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, तो गेम में आपके कोई रिफॉर्मर नहीं होंगे, ठीक है, कैंपेनिंग नहीं होगी, कोई चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव में कैंपेनिंग होती है, उसके कैंपेनर्स जो है वो एक्साइटेड हो सकते हैं। चैंपियन इतने भी एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे कि चैंपियन है यार वो क्यों एक्साइटेड होगा, मैसी को देखा वो एक्साइटेड होता है क्या, नहीं होगा ना। तो क्या होगा,
सपोर्टर्स ऑफ द गेम की बात आएगी, ठीक है। सपोर्टर्स जो होते हैं वही एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कि आपको याद हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था, तो अफगानिस्तान के सपोर्टर्स एक्साइटेड हो गए थे कि वहां पे दुबई में उन्होंने मारा पीटा था पाकिस्तान के सपोर्टर्स को। या फिर जैसे आपका इटली और इंग्लैंड के बीच में फुटबॉल मैच था, तो इंग्लैंड वालों ने हार गए थे तो उन्होंने इटली वालों को मारा था, तो सपोर्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में ब्लैंक नंबर 3, अब विच में, पहले ही मैंने कहा था विच में टर्न इनटू केओस, तो टर्न के लिए ऑप्शन क्या है आपका कन्वर्ट। तो विच में कन्वर्ट इनटू केओस, अडॉप्ट नहीं करेंगे खुद को, रिशेप नहीं करेंगे, ट्रांसफिगर नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे केओस में, ठीक है। द डैश इन विच, अब पहले ही बात हो रही है जहां पर 3,85,000 लोग बैठेंगे उसे आप क्या कहोगे, स्टेडियम कहोगे। तो स्टेडियम जहां पर होता था, ठीक है, ट्रैक रूट और सर्किट की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर स्टेडियम की बात हो रही जहां पे होता था, तो वहां पे 3,85,000 बैठ जाते थे, ठीक। कोई दिक्कत, सर्किट में आपकी फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, ट्रैक में दौड़ते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द डैश, हाँ, द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम, यानी कि पहले ही मैंने आपको बताया सबसे बड़े की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज, सारे ड्राइवर्स जो होते हैं वो रोड रेज से अफेक्ट होते हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश, ठीक है। ऑप्शन में इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व से इन्वॉल्विंग लिखा है, वो कहना चाह रहा होगा चाहे वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। तो यहां पर आर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आर लगा है तो उसके साथ में ऊपर भी देखो आर लगा हुआ है, तो आर के साथ वर्ब थर्ड लगा हुआ है बाय रोड रेज, यानी कि ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आगे भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होगा, सॉरी, तो इन्वॉल्व उस समय नहीं हो रहे होंगे ना, एक स्टेटमेंट है। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं, पैसिव में होगा तो इन्वॉल्व आ जाएगा, इन्वॉल्व या इन्वॉल्विंग, या इन्वॉल्व नहीं आएगा। कई लोग कहेंगे कि इन्वॉल्विंग क्यों नहीं आएगा, समझ लो। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, यहां पर हम फैक्ट बता रहे हैं कि सभी ड्राइवर्स रोड रेस से अफेक्ट होते हैं, भले वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम जो आपके सामने घटना हो रही होती है उसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से, अब यहां पर वाक्य पैसिव में है, तो पैसिव में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज, एम, आर के साथ में वर्ब थर्ड आता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक नंबर 2, इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। तो खुद की जो इंडिविजुअल की कोपिंग क्वालिटीज होती हैं कि आप कितना अच्छे से कोप कर पाते हो, कोप विद कर पाते हो, उससे आपका जो बिहेवियर है वो प्रभावित होता है। तो इंक्रीज नहीं होगा, प्रभावित होना, इफेक्ट होना, ठीक है। अप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, इन्फ्लुएंस होना। प्रभावित होने के लिए सही शब्द इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो उसे इन्फ्लुएंस करती हैं द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स को, ठीक। इंस्टेड ऑफ, यानी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड, गुस्सा होने के बजाय, ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड दियर कंट्रोल, ऐसी घटनाओं के लिए जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए, ड्राइवर्स को सीखना चाहिए, ड्राइवर्स शुड लर्न टू बी पेशेंट। शुड आना चाहिए, शुड का ऑप्शन नहीं है, शुड के सेंस में और क्या आ सकता है, मस्ट आ सकता है। लेकिन देखो यहां पर लर्न लगा हुआ है डायरेक्ट में, ऑप्शन में ऑट लगा हुआ है, ऑट टू भी आ सकता था, लेकिन यहां टू नहीं लगा हुआ है। ऑट टू आ सकता था लेकिन टू लगा नहीं है, तो ऑट टू नहीं होगा, उन्हें मस्ट आ जाएगा, उन्हें सीखना चाहिए, मस्ट लर्न टू बी पेशेंट। ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश, बी के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें क्या, वी मस्ट बी, वी मस्ट बी, सॉरी वी मस्ट बी, बी के साथ में मस्ट बी अगर है तो यानी पैसिव है, पैसिव है तो वर्ब थर्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब थर्ड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बी जो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में ही है, वी मस्ट बी डैश, तो बी के साथ आएगा एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य वर्ब बी ही है, ठीक है। तो 24 में आ जाएगा आपका वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल, वी मस्ट बी कंसिस्टेंट टू कंट्रोल, वी मस्ट बी, हमें योग्य होना चाहिए, वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल आर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को रोकना आना चाहिए, ब्रेव नहीं होना चाहिए, ओब्लाइज नहीं होना चाहिए, ओब्लाइज मतलब कृतज्ञ होना, कृतज्ञ क्यों हो गए। टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर, ठीक है। तो टैटूइंग पेनमैनशिप जो है वो सबसे ज्यादा फार मोर डैश इंपॉर्टेंट है,
सॉरी ये एक सेकेंड 4 5 सॉरी इसका फिफ्थ रह गया, इसका फिफ्थ ऑप्शंस नहीं है, खैर इसमें लिखना रह गया। रोड रेज ड्राइवर्स आर आल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। तो रोड रेज ड्राइवर्स जो हैं वो ज्यादा ही ट्रैफिक ऑफेंसेस कमिट करेंगे, शायद वो ये कहना चाह रहा होगा, ब्लैंक नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं इसको कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, कहता है टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डैश। तो टैटूइंग एक टैलेंट है जो रिक्वायर करता है बहुत सारा समय, समय के साथ में क्या रिक्वायर करेगा, समय के साथ में वो पेशेंस भी रिक्वायर करेगा। ठीक है, आपकी कलात्मकता को भी रिक्वायर, क्रिएटिविटी को भी रिक्वायर करेगा। ठीक है, अभी हम ऑप्शन नहीं देखते, एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स ऑफ डैश, वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग, यानी टैटूइंग की बहुत सारी विधाएं हैं। टैटूइंग वाज एंड स्टिल अ मींस टू कम्युनिकेट समवन्स थॉट्स और लाइफ बाय परमानेंटली डैश अ डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फ्लैश। तो कह रहा है टैटूइंग जो है वो पहले भी और अभी भी थी, लोगों के अपनी भाव थॉट्स यानी विचारों को लोगों की स्किन में इंक के थ्रू उकेरने की बात हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश, आर्टिस्टिक अप्रोच, आर्टिस्टिक के साथ में अक्सर अप्रोच आता है, तो वी विल सी, एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर। यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑप्शन देखो, यहाँ कह रहा है एबिलिटी, लायबिलिटी, इंटीग्रिटी और कैपेसिटी। देखो लायबिलिटी होता है कि आपके ऊपर एक तरीके से यू आर एन एसेट टू कंपनी, यानी कि आप कंपनी के लिए एक धरोहर हो। यू आर लायबिलिटी टू कंपनी, यानी आप कंपनी के ऊपर बोझ हो। तो लायबिलिटी यहाँ बोझ और उसका कोई सेंस नहीं है। इंटीग्रिटी होता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, उसका भी कोई सेंस यहाँ नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी होता है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ या मैं 10 किलो दूध पी सकता हूँ, तो ये कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। यहाँ योग्यता की बात है, एबिलिटी नहीं, एबिलिटी आएगा, कैपेसिटी नहीं आएगा। ठीक है, सो इट विल बी टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एबिलिटी, बहुत सारी योग्यता की आवश्यकता होता है। देयर आर मैन वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग, टैटूइंग की बहुत सारे क्या हैं, जॉनर्स हैं, व्यूज हैं, जेस्चर्स हैं या कीज हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो मूवीज के क्या होते हैं, जॉनर होते हैं ना, तो जॉनर्स इज द राइट वर्ड, व्यूज नहीं होते हैं। जेस्चर आप मुंह के थ्रू बनाते हैं, जेस्चर यानी कि आप, ये क्या जेस्चर है कि मैंने आने का इशारा किया। ठीक है, या ही दैट वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर फ्रॉम हर, शी इनवाइटेड मी हर होम, ये उसका एक अच्छा जेस्चर था, यानी कि एक बढ़िया बिहेवियर था उसका, उस सेंस में। कीज नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऊपर उसने टाइप्स लिखा ही ऑलरेडी, तो जॉनर्स हो जाएगा। अब जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था क्या, एक वर्ड सिखाया था इसी लेक्चर की शुरुआत के पहले पैराग्राफ में, कि समाहित करना। तो इंक को हम किसी के अंदर घुसेड़ते हैं, तो फर्टिलाइज नहीं करते हैं इंक को, डिटैच उससे अलग नहीं करते, कंबाइन नहीं करते, क्या करते हैं, इंक अंदर जा रही है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एम्बेडिंग विल बी द राइट वर्ड, परमानेंटली एम्बेडिंग अ डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फ्लैश। द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश। तो आर्टिस्टिक, मैंने अप्रोच वर्ड आपको बताया था कि आर्टिस्टिक के साथ में अक्सर आता है अप्रोच। अप्रोच का ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो क्या ऑप्शन है अप्रोच से मिलता जुलता, एटीट्यूड, यानी आर्टिस्टिक एटीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा। ड्रामा नहीं आएगा, करियर नहीं आएगा, ग्लिम्स नहीं आएगा, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, तो आंसर आ जाएगा आर्टिस्टिक एटीट्यूड। ठीक है, ब्लैंक नंबर 5, टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश, एग्रेवेटेड मतलब होता है किसी स्थिति को बद से बदतर करना, एग्रेवेट करना, बढ़ाना, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, एग्रेवेट कर देना। कॉन्फिस्केट करना मतलब होता है एक तरीके से जब्त कर लेना। कॉम्प्लिकेट, ऑथेंटिकेट, तो ऑथेंटिकेट मतलब सही चीज करना, वो नहीं आएगा। क्या वो ये कहना चाहिए टैटूइंग पेनमैनशिप जो है वो काफी ज्यादा पेपर पे ड्रॉ करने से मुश्किल है, तो कॉम्प्लिकेटेड इज द राइट टर्म। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसको भी एक बार पढ़ते हैं और फिर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश एंड नेचुरल एंड नॉर्मल। उम्र के साथ साथ मेमोरी को का घटना, मेमोरी लॉस होना, इसे नेचुरल माना जाता है और नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल डैश है। ठीक है, ठीक। द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज को भूल सकते हो आप, और फेमिलियर टास्क को भूल सकते हो जैसे कि ड्राइविंग और बेकिंग।
ठीक है, इसकी रेंज है, मतलब पहले पहले आप डेली लाइफ एक्टिविटीज भूलोगे, फिर अगर आप ड्राइविंग और बेकिंग जैसी स्किल भूल जाओगे, वो बड़ी उसकी रेंज हो गई वहां पे, यानी 1 से लेकर 100 तक उस सेंस में। However, there can be several other factors, इसके बहुत सारे other factors dash for it, यहाँ पे क्या आ सकता है कि बहुत सारे other factors responsible हो सकते हैं, ये तो कहना चाह रहा होगा वो। एंड दीज वेरी फ्रॉम, और ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मतलब चेंज होते हैं। मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो मेमोरी लॉस कैन बी डैश, और कह रहा है कि मेमोरी लॉस शायद नेचुरल भी हो सकता है, और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इज आ रहा है। ठीक है, इज के साथ में मैंने आपको क्या बताया, वर्ब थर्ड आता है अगर पैसिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो सीधे एडजेक्टिव आ जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये फैक्ट बता रहा है, तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। ऑप्शन में कंसीडर रखा है, कंसीडर्ड रखा है, हम क्या लगाएंगे, कंसीडर्ड, क्योंकि फैक्ट है, और अगर पैसिव में बता रहा है तो कंसीडर्ड सही है। रिगार्डेड होता तो हो सकता था, डिनाइड मना नहीं कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, तो कंसीडर्ड सही है। ब्लैंक नंबर 2, नेचुरल एंड नॉर्मल क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, ट्रायल है, टाइप है, मेथड है। तो यहां पर ये कोई मेथड की बात नहीं हो रही है, टाइप नहीं है, ट्रायल नहीं है, प्रोसेस है। तो मेमोरी लॉस विद एजिंग इज कंसीडर्ड अ नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस, इसे नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो रेंज करते हैं सिम्टम जो है इसके, सिंपल टास्क से लेकर एंड डैश फेमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग इन। तो ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है कि फॉरगेटिंग सिंपल टास्क, सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड प्रॉस्पेरिंग, प्रॉस्पर मतलब फलना फूलना, तो फैमिलियर टास्क फलेंगे फूलेंगे नहीं, एक्नॉलेजिंग फैमिलियर टास्क नहीं, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना नहीं, क्या होगा, परफॉर्मिंग, कि सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड परफॉर्मिंग द फैमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग एंड बेकिंग। हाउएवर देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, मैंने आपके बिना ब्लैंक देखे आपसे कहा था कि यहाँ पे क्या आ सकता है, रिस्पॉन्सिबल, और ऑप्शन में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल रखा है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। एफ्लुएंट होता है, रिच वो नहीं होगा। कमेंडेबल मतलब तारीफ के काबिल, उसका कोई सेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट, उसका कोई मतलब नहीं है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दैट एंड दीज वेरी फ्रॉम, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, तो कैन बी यहां पर टोटल लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर क्या आएगा, कह रहा है मेमोरी लॉस थोड़ा हो सकता है और पूरा भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो पार्शियल और टोटल, पार्शियल मतलब आभासी थोड़ा, और टोटल मतलब पूरा, तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल। मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बनाइए जरा इसका। लिटिल डैश अ ईयर अगो रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क when a gramophone company of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had dashed as security. For 5 years, his business brought him dash money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. And one day, it was dash a series of dash the world of trade, commerce, banking, and politics was responsible for it. तो लिटिल डैश अ ईयर अगो, अगेन यहाँ पे फ्रेज ऐसा टर्म होगा जो जनरली इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लिटिल, अगर देखो ऐसा फ्रेज होता है, एक होता है लिटिल वाइल अगो, लिटिल वाइल अगो नहीं, अ वाइल अगो, यानी कि थोड़ी देर पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ अ वाइल अगो नहीं है तो वाइल नहीं आएगा। लिटिल बियॉन्ड अ ईयर अगो, लिटिल अबाउट अ ईयर अगो, और लिटिल ओवर अ ईयर अगो। तो यहां पर जो सही फ्रेज है वो है लिटिल ओवर अ ईयर अगो, लिटिल ओवर अ ईयर अगो, बियॉन्ड अबाउट नहीं, लिटिल ओवर अ ईयर अगो रामा राव जो है वो काम के लिए वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन अ ग्रामो फोन कंपनी ऑफ विच ही वाज द मालगुडी एजेंट वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो वो रामा राव जो है वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चले गए, हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहा है ही हैड पुट इनटू द दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड, सॉरी, रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क,
यानी कि उनके पास काम खत्म हो गया जब व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी, जिसके वो मैलगुडी एजेंट थे, वो वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई, यानी कि अचानक से कंपनी गायब हो गई। ठीक है, नाउ अब ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड, यानी कि उस एजेंसी में उन्होंने वो थोड़ा वो पैसा रखा था, जो थोड़ा भी पैसा उनके पास था। ठीक है, ही हैड डैश एज सिक्योरिटी, ही हैड कन्वर्टेड एज सिक्योरिटी, नहीं। ही हैड एक्सचेंज्ड एज सिक्योरिटी, नहीं। ही हैड गैम्बल्ड एज सिक्योरिटी, नहीं। कंपनी आपके एज अ सिक्योरिटी मनी रखती है ना, तो ही हैड इनहेरिटेड एज सिक्योरिटी हो जाएगा। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड इनहेरिटेड, यानी कि थोड़ा सा पैसा जो उन्हें इनहेरिट किया था उन्होंने, वो उन्होंने उसमें एज अ सिक्योरिटी रख दिया था। फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी, 5 सालों तक उनका बिजनेस उन्हें ठीक ठाक पैसे दे रहा था, ये कहना वो चाह रहा है। तो ठीक ठाक पैसे दे रहा था, तो उसके लिए अ फ्यू मनी नहीं आएगा। फ्यू मतलब होता है निगेटिव, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मच मनी नहीं होगा, मच आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, क्या हो जाएगा, इनफ मनी। ठीक है, इनफ के बाद में नाउन आता है, मनी नाउन है, तो इनफ सही है आपका। जस्ट इनफ टू हेल्प हिम, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट, इतना पर्याप्त, इतना था कि उनकी वाइफ और बच्चे खुश रह सकते थे। एंड वन डे इट वाज डैश, अब यहां पर ईडियम को दे रहा है कि वन डे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ वाइल्ड गूस चेज, अ स्नेक इन द ग्रास और बोन ऑफ कंटेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या आएगा आपका, बोन ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई की जड़ होना, ठीक है, झगड़े की जड़ होना। वाइल्ड गूस चेज यानी व्यर्थ की दौड़, अ स्नेक इन द ग्रास यानी आस्तीन का सांप एक तरीके से, और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अचानक से। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस जब पैराग्राफ शुरू हो रहा था तो अचानक, मतलब अचानक से कंपनी गायब हुई है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा। ठीक है, वन डे इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से ऐसा हुआ। अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सीरीज ऑफ क्या होता है, एक सीरीज ऑफ घटनाएं होती हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, इवेंट्स यहां ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो हमारे पास इवेंट्स से मिलता जुलता शब्द क्या है, क्वेश्चंस नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं, लेक्चर्स नहीं, परिस्थितियों की बात हो रही है। तो सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो थी, जो वर्ल्ड ट्रेड और कॉमर्स बैंकिंग में, वो रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Academic life has dash demanding for students as a result of different internal and external expectations. ठीक है, तो हैज के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी। ठीक है, बिकम्स नहीं हो सकता, बिकेम, बिकम या बिकमिंग। तो बिकमिंग आता है, आईएनजी के साथ नहीं हो सकता। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता हो कि बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बिकेम मार्क करके आए होंगे। देखो, बिकम की थर्ड फॉर्म होती है बिकम, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आपका, थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको फोर्थ मार्क किया होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हैज बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स, एकेडमिक लाइफ हैज बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। कह रहा है एकेडमिक लाइफ जो है बच्चों के लिए काफी डिमांडिंग हो गई, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस समय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं, बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, खुद उन्हें पर्सनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सोशल चेंजेस हो रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट, डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशन रिक्वायर्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, यानी कि एक एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाना, डिजाइन करना आवश्यक, उसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, अंडरस्टैंडिंग की, कारण को हम समझें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझें एकेडमिक स्ट्रेस के। एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ एनीवंस लाइफ, एग्जाम्स जो हैं वो किसी के भी जीवन के सबसे एक इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एडल्ट्स, सभी के लिए एग्जाम्स का प्रेशर होता ही है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म, सब कोई अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। नो वन वांट्स टू फेल एज टू अवॉइड द डैश इन फ्यूचर, जीवन में कठिनाइयां आगे ना इसलिए। ठीक, तो अब ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू, इसमें एकेडमिक स्ट्रेस, टीनेजर्स जो हैं वो स्पेशली एकेडमिक स्ट्रेस से क्या है, लायबल हैं, स्केर्ड मतलब डरे हुए हैं, रेजिस्टेंस है उनमें, या प्रोन है। तो यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, टू। तो स्केर्ड होता है आई एम स्केर्ड फ्रॉम, तो स्केर्ड नहीं आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर होता है, आई हैव रेजिस्टेंस फॉर स्टडिंग, यानी पढ़ने के प्रति रेजिस्टेंस है, यानी कि आप जल्दी पढ़ना नहीं चाहते, तो वो भी नहीं आएगा।
लायबल टू होता है, बट लायबल टू की बात नहीं है, टीनेजर्स जो हैं वो प्रोन टू हैं, यानी कि उनको जल्दी स्ट्रेस होता है। क्यों? बिकॉज उनमें सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे कहता है 43 में आपके एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश, क्या इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फिजिकल सॉल्यूशंस, कोलेटरल सॉल्यूशंस, ठीक है, कन्वेंशनल कन्वेंशन सॉल्यूशंस। तो अब देखो यहां पर आपने क्या रखा हुआ है, सिंपल सी बात है आपका, सॉरी, ओके, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आपने यहां पर क्या लिखा हुआ है, फिजिकल सॉल्यूशंस, कोलेटरल, कोलेटरल डैमेज होता है, कोलेटरल मतलब किसी के साथ साथ में, इंटरवेंशन, इंटरवीन करने से आता है कि किसी चीज में इंटरवीन करना, ठीक है, इंटरवीन करना मतलब बीच में दखल अंदाजी देना एक तरीके से, और कन्वेंशंस, कन्वेंशंस मतलब एक तरीके से प्रथाएं हैं। तो अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि क्या आ सकता है, कह रहा है कि एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश और सॉल्यूशंस requires a thorough understanding, sorry, as a result designing effective and efficient solutions require a efficient dash solutions, ठीक। तो अब यहां पर क्या आएगा, as a result designing effective and efficient physical solutions, collateral solutions, intervention solutions या convention solutions requires a thorough understanding of the causes and consequences of academic stress। तो अब कहना चाह रहा है कि इस एज अ रिजल्ट आपको जो इस एफिशिएंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सिक्वेंस की और कारण की। तो यानी कि अगर आप इसमें इंटरवीन करना चाह रहे हो, अगर यानी कि आप इसमें दखल देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो सही टर्म आ जाएगा हमारा इंटरवेंशन इज द राइट टर्म। कोलेटरल, एफिशिएंट कोलेटरल नहीं आप सॉल्यूशन बनाओगे, कोलेटरल मतलब साथ साथ, कन्वेंशन प्रथा से रिलेटेड नहीं, फिजिकल नहीं, सही आ जाएगा इंटरवेंशन। As a result, designing effective and efficient intervention solutions require a thorough understanding of the causes। ठीक है, ब्लैंक नंबर 4, एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश। तो वन ऑफ के बाद में क्या आता है, वन ऑफ के बाद आता है आपका, वन ऑफ के बाद में आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान दीजिए, वन ऑफ के बाद में आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर वाले ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। मोस्ट ईगर या मोस्ट क्रूशियल, मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट कहा था, तो ईगर मतलब होता है जिज्ञासु, वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, तो एग्जाम्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनीवन्स लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है, अगेन फिफ्थ फिर रह गया इसमें, एंड नो वन वांट्स टू फेल एज टू अवॉइड द डैश इन फ्यूचर। नो वन वांट्स टू फेल एज टू अवॉइड द, एक तरीके से किसी को उसमें बेइज्जती ना सहनी पड़े, इस तरीके का कुछ ऑप्शन होगा, यानी कि या कठिनाई ना सहनी पड़े, इस तरीके का ऑप्शन होगा। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन रह गया। आई विल ट्राई कि जब मैं पीडीएफ इसके अपलोड करूं तो उसमें इसके आंसर मार्क कर दूं फिफ्थ वाले के। ठीक है, तो पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करना तो उसमें मैं आंसर डाल दूंगा इसके, डोंट वरी। ठीक है, पीडीएफ आप लोग ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, और एप्लीकेशन आपको आरबी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका, एवरीथिंग वी न्यू अबाउट द नॉन एवियन डायनासोर्स इज डैश फॉसिल्स, इज गिवन इन, टेकन आफ्टर, हेल्ड ऑन या बेस्ड ऑन। हम जो भी नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में जानते हैं वो किस पे आधारित है, दैट इज बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। गिवन नहीं है, टेकन आफ्टर, हेल्ड ऑन नहीं है, बेस्ड है फॉसिल्स पे। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट्स, ट्रैक्स, एग्स एंड स्किन इंप्रेशंस। For centuries, people throughout the world have dash invented, fabricated, discovered या designed। तो सेंचुरीज से यानी कि सदियों से लोग क्या कर रहे हैं, पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। इन्वेंशन आप किसी नई चीज का करते हो, इन्वेंशन आप किसी नई चीज का करते हो, जैसे लाइट बल्ब इन्वेंट होता है। ठीक है, तो इन्वेंशन नहीं होगा, आप जो पहले से आधारित है उसको आप डिस्कवर करते हो। फैब्रिकेट मतलब फैब्रिकेट स्टोरी मतलब बनाना, फैब्रिकेट नहीं कर रहे हो, आप डिस्कवर कर रहे हो। दे हैव डिस्कवर्ड, डिजाइन भी नहीं कर रहे हो, दे हैव डिस्कवर्ड अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन एंड फुटप्रिंट्स। अर्ली फाइंड्स यानी कि जो शुरुआत की खोजें थी वो इंस्पायर करी, दे फाइंड्स इंस्पायर्ड डैश एंड फेयरी टेल्स। तो उन्होंने क्या इंस्पायर किया, फेम इंस्पायर किया, सेलिब्रिटीज इंस्पायर किया, ऑनर्स इंस्पायर किया, लेजेंड्स इंस्पायर किया।
लेजेंड्स क्या होता है, जैसे एक मूवी आई थी लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह। लेजेंड्स मतलब होता है एक तरीके से स्टोरी, तो ऐसी स्टोरी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही हो, यानी कि आपके फादर को आपके बाबा ने सुनाई, आपके फादर ने आपको सुनाई, बाबा ने आपके फादर को सुनाई, फादर ने आपको सुनाई, आप आगे सुनाओगे। तो ऐसी स्टोरीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएंगी उन्हें लेजेंड्स कहा जाता है। तो लेजेंड्स को इंस्पायर किया उन्होंने, ठीक है, स्टोरीज बनी, फेम नहीं, सेलिब्रिटीज या ऑनर नहीं, उन्होंने इंस्पायर किया लेजेंड्स को। एंड फेरी टेल्स, क्यों लेजेंड्स आ रहा है, क्योंकि आगे उसने फेरी टेल्स ऑप्शन में दिया है, तो उससे हमें पता लग रहा है स्टोरी की बात हो रही है। एंड पीपल डैश, और लोगों को क्या किया, डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग्ड टू, तो लोगों को टू ह्यूज मॉन्स्टर्स, और लोगों को क्या किया, लोगों में ये बात, ये एक तरीके से भाव पैदा किया कि ये जो बोन्स हैं वो ह्यूज मॉन्स्टर्स को बिलोंग करती हैं। एंड पीपल इमेजिन्ड, अरेंज नहीं करे, एम्ड नहीं करे इस चीज को लेकर, एम्ड एट होता है, एम्ड नहीं किया, पोज्ड नहीं किया, लोगों ने इमेजिन किया, सॉरी इसको भी मैंने क्रॉस मार्क कर दिया, लोगों को इमेजिन कराया, लोगों ने इमेजिन किया कि ये जो बोन्स हैं ये ह्यूज मॉन्स्टर्स को बिलोंग करती हैं। तो बिलोंग टू डैश और ह्यूज मॉन्स्टर्स, तो बिलोंग टू स्पिरिट्स, स्पिरिट्स और डेविल्स की यहाँ कोई बात नहीं, क्योंकि फॉसिल्स पे बेस्ड बात हो रही है, तो डेविल्स और स्पिरिट्स की कोई बात नहीं होगी, घोस्ट की कोई बात नहीं होगी। जाइंट्स यानी कि ह्यूज आकार के जीव थे, उन पे बिलोंग करती थी, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर जाइंट्स, ठीक है। तो चलिए, सो वी हैव डन 50 क्वेश्चंस टुडे, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आपके आए हैं क्लोज टेस्ट के, तो हमने इसमें 50 कर लिए हैं। आगे के सेशंस आप लोग इस कोर्स में देख सकते हैं, ऑल एसएससी एग्जाम्स, ये आपका मेरा इंग्लिश का कोर्स है जिसमें आपके सारे ही वीडियोस अपलोडेड हैं, ग्रामर के वीडियोस अपलोडेड हैं, ये जो नए क्वेश्चंस हैं ये भी ऐड किए जा रहे हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आगे के वीडियोस आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे के 50 इसमें अवेलेबल है, बाकी के जो 150 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत ही मिनिमल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 599 रुपीज में 1 साल के लिए इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिलती है। एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, या एसएससी के बाहर भी किसी एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश एक वाइटल रोल प्ले करती है, तो आपको इसमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस 1999 रुपीज है, ऑफिसर्स बैच कोर्स का नाम है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन 1 साल 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आप कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का गाइडेंस इसमें मिलता है। इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं, शुभम सर, जितने भी टीचर्स हैं वो टाइम टू टाइम लाइव आते रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ मैं लाइव सेशंस भी ले रहा हूं कोर्स में, जिसमें आपको लाइव प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट फ्री में अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।